नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर नागौर से आ रही है, जहां नागौर की अदालत के सामने गैंगस्टर संदीप शेट्टी को गोली मार दी गई। गैंगस्टर संदीप शेट्टी की राजस्थान में हत्या कर दी गई है और नागौर कोर्ट के बाहर गोली मारी गई है। अंधाधुंध वहां फायरिंग की गई। ये जो आप खून का निशान सड़क पर देख रहे हैं, इसी जगह पर गोली मारी गई। कुछ लोग आए, ताबड़तोड़ उन्होंने गोली मारकर दिन दहाड़े हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या कर दी। और जिस समय यह वारदात हुई उस समय वहां पुलिस वाले भी कुछ मौजूद थे। खबर यह आ रही है कि फिलहाल अब तक जो जांच हुई है इसमें करीब 10 खोखे बरामद किए गए हैं। कारतूस के 10 खाली खोखे बरामद किए गए हैं और दिन दहाड़े कोर्ट के बाहर हुई इस घटना से न केवल पूरे इलाके में सनसनी है। बताया जा रहा है कि नागौर कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए थे, अपनी गवाही देने के लिए पहुंचे थे संदीप सेठी। बताया यह भी जा रहा है कि जो हमलावर आए थे उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाई, संदीप की हत्या की और संदीप के शव को अपनी गाड़ी में अपने साथ लेकर गैंगस्टर चले गए। इस गैंग वॉर में कहा यह जा रहा है कि संदीप के एक साथी को भी गोली लगी है। जो ये फायरिंग हुई है नागौर कोर्ट के बाहर, और कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो वहां मौजूद थे, बहुत अफरा तफरी उस समय वहां मची, तो एक वकील को भी बिल्कुल छू कर गोली निकली है। इस तरह की खबर अभी आ रही है। और रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, दिल्ली पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है, उसके दफ्तर में पहुंच गई हैं फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की टीम जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ कर रही है। लगभग 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी का यह मामला है। सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक व्यक्ति ने, जिनसे जैकलीन फर्नांडिस की मित्रता के बारे में भी प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं। और श्रेया चैटर्जी इस समय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे इस बड़ी खबर पर जुड़ रही हैं। श्रेया, 8 घंटे की पूछताछ, एक राउंड हो चुका है, लेकिन पिछली बार की पूछताछ में कुछ तालमेल नहीं था जैकलीन फर्नांडिस के जवाब में और कुछ और जवाब जो दिल्ली पुलिस को मिले थे। आज क्या क्या सफाई चाहती है दिल्ली पुलिस? देखिए, ईओडब्ल्यू की तरफ से जो आज दूसरी राउंड की पूछताछ शुरू हो चुकी है जैकलीन फर्नांडिस के साथ, उसमें पिछले पूछताछ में किए गए कुछ एक सवाल है, कुछ एक जवाब है, जिसको ईओडब्ल्यू फिर से रिविजिट करेगी। इसके अलावा ईओडब्ल्यू की तरफ से इस बार जैकलीन को ये कहा गया है कि उनके जो बैंक अकाउंट के डिटेल्स है एवं उनके जो पेरेंट्स को भी सुकेश फर्नांडिस की तरफ से गिफ्ट मिले थे जनवरी 2020 से मई 2021 के बीच, उन सारे डिटेल्स को वो लेके आए। हालांकि आज उनकी पूछताछ उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर लिपाक्षी के साथ होने वाला था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से लिपाक्षी आज नहीं आ पाए। लेकिन जो पिछले दिन कहे गए कुछ ऐसे सवाल थे जिससे ईओडब्ल्यू पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, उन सवालों को भी आज पूछा जाएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट के सारे डिटेल्स को भी टैली किए जाएंगे। श्रेया, इस बड़ी खबर पर नजर रखिए फिलहाल। धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के दिल में दर्द उठा तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईसीजी टेस्ट कराया। मेडिकल टेस्ट में वो पूरी तरह से फिट निकले हैं, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। मेडिकल के बाद अमानतुल्लाह खान को वापस अब एंटी करप्शन जो ब्रांच है वो पूछताछ के लिए लेकर जा रही है। पूछताछ में जब प्रश्न उनसे पूछे गए थे, और आपको याद होगा कुछ समय पहले कुछ पैसे की रिकवरी हुई थी, कुछ हथियारों की रिकवरी हुई थी, तो उनके दिल में दर्द हुआ, लेकिन ईसीजी
कौसर आलम और अमानतुल्लाह के बीच करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। सऊदी अरब, दुबई से रुपए आने का जिक्र है। दरअसल वक्फ बोर्ड में करप्शन के मामले में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अमानतुल्लाह खान के साथ साथ उनके 2 करीबियों हामिद और कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन के घर पर छापेमारी की थी। कौसर इमाम के घर से एसीबी ने 2 डायरी सीज की थी, जिसमें एक लाल डायरी भी थी। उस लाल डायरी में पैसों का लेखा जोखा था। कौसर आलम के घर से एसीबी को 2 लाल डायरी मिली थी। सूत्रों की माने तो इसमें ये भी लिखा है कि उसने रुपए कहां भेजे। डायरी में कौसर ने यूपी, बिहार और गुजरात में रुपए भेजने का जिक्र किया है। कौसर ने इन राज्यों में किसे और क्यों रुपए भेजे। कौसर आलम अमानतुल्लाह का करीबी है, वो अभी एसीबी की गिरफ्त से बाहर है। उस लाल डायरी में लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात में कितने पैसे भेजे गए, साथ ही साथ उसमें अमानतुल्लाह को दिए गए करोड़ों के रुपए की जिक्र भी था। बस उसी लाल डायरी को लेकर फिलहाल अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की जा रही है, जबकि कौसर आलम अभी भी फरार चल रहा है। सूत्रों की माने तो लड्डन की लाल डायरी में बहुत कुछ लिखा है। अभी एसीबी ने सिर्फ कुछ पन्ने खंगाले हैं, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे जाएंगे कई और खुलासे होंगे। सूत्रों की माने तो अमानतुल्लाह के बिजनेस पार्टनर हामिद ने एसीबी को बताया है कि छापेमारी में जो कैश और हथियार मिले हैं वो अमानतुल्लाह खां के हैं। एसीबी के सामने हामिद ने कहा कि अमानतुल्लाह ने ही कैश और हथियार रखने के लिए दिए थे। हामिद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, अमानतुल्लाह के वित्तीय मामलों को भी देखता था। एसीबी को कौसर आलम उर्फ लड्डन की तलाश है। अमान और हामिद एसीबी की गिरफ्त में हैं। जब लड्डन पकड़ा जाएगा तो तीनों को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ भी संभव है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। और दिल्ली से आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा तक पैदल मार्च करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि उनके पास इस मार्च की इजाजत नहीं है, उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद अखिलेश यादव वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार उन्हें विधानसभा तक नहीं जाने दे रही है। ये 6 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह धरने पर बैठे अखिलेश यादव विधानसभा तक पैदल मार्च किया। सदन में सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत, जो भी आपको मुद्दा उठाना है सदन में उठाइए, लेकिन विपक्ष इस समय सड़कों पर है और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार साफ कर चुकी है कि वो झुकेंगे नहीं। और इसी के विरोध में एसपी का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा कि किसी रैली की या विरोध मार्च की यात्रा नहीं थी, एक डेजिग्नेटेड रूट दिया गया था, उस डेजिग्नेटेड रूट पर नहीं गए और इसीलिए उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। लगातार महंगाई बढ़ा रही है सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, जिसे मौका जनता ने उत्तर प्रदेश में भी दिया और दिल्ली में भी बहुमत मिल गया। लेकिन आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ी है, इतनी महंगाई जो जनता को सामना करना पड़ा है, जनता पिस गई है महंगाई में। और कानून व्यवस्था इतना कभी बर्बाद नहीं हुआ होगा। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां राहत मिलनी चाहिए थी जनता को, वहीं महंगाई हर चीज की हो गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था
कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लग जाएगी, और न केवल जीएसटी लगाई है बल्कि खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और अब रुख करते हैं बंगाल का, जहां तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बम मारो का फॉर्मूला दिया है। कौन है ये नेता? मदन मित्रा। हावड़ा हिंसा पर मदन मित्रा इस कदर बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने भरे मन से कह डाला कि अगर उन्हें आला कमान से आदेश मिल जाए, अभी आदेश मिला नहीं है, अगर आदेश मिल जाता तो बाइक से 2 लड़के जाते और देसी बम फेंक कर मामला वहीं रफा दफा कर देते। देखिए ये रिपोर्ट। বিতরণ করছেন সুন্দর এরকম পরিবেশ, কিন্তু এই যে বিজেপি 3 দিন ধরে তাণ্ডব করলো, অসভ্যতা করলো, যাদেরকে মানে যখন তখন যে কোনো জায়গায় ভাঙচুর, তখন আমি বললাম হ্যাঁ এটা করেছে, এটা বিজেপি করেছে। এই কারণে করেছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের নির্দেশ ছিল যে পুলিশকে তোমরা মারবে না, যদি মারার অর্ডার থাকতো তাহলে 2 মিনিট সময় লাগতো না। এই যে ধরুন এখন আমরা মিটিং করছি, এখানে প্রায় 1000 লোক রয়েছে, এত মেয়েরা রয়েছেন, 400 মেয়েকে শাড়ি দেওয়া হচ্ছে। আমি যদি মনে করি এখানটা ফাঁকা করব, 2টো মোটর বাইক দিয়ে 2টো ছেলে 4টে বোম মারবে, ফাঁকা হয়ে যাবে। এর মধ্যে কোনো ক্রেডিট নেই, এর মধ্যে কোনো নেই, এটা গুন্ডাদের কাজ। আমরা চাইবো মানুষকে সমবেত করতে। मदन मित्रा का यह बयान वायरल हुआ तो सियासी तूफान आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने खूब खरी खरी सुनाई। मदन मित्रा अब सफाई दे रहे हैं। मेरा दिल से आता था कि मोदी को कंग्रेचुलेट करें, तो वाइल आई वाज थिंकिंग टू कंग्रेचुलेट मोदी, मैंने देखा कि जन्मदिन पर वो सीता जी को भूलकर वो चीता जी को लेके आया। तो क्या सीता जी चले गए? अभी चीता जी आ गए देश में आग जल रहा है, चीता जल रहे हैं, क्या पूरा देश में आग लगाने चाहते हैं? ऐसे भाषा ये प्रयोग करते रहते हैं। इनका आप देखिए, ये पूरे लाइफ ही ऐसे ड्रामा करके वो चले हैं। और मुझे लगता है कि सीएम मैडम का यहाँ पे ऐसे किस्म का जो ड्रामेटिस्ट पर्सोने हम बोलते हैं, थिएटर करने वाले, इसी को नौटंकी करने वाले लोगों को चाहिए, जो लोगों का मन जीतने के लिए। तो इसको हम कोई अटेंशन नहीं देते हैं और इसको इम्पोर्टेंस भी हम नहीं देते हैं। और अब रुख करते हैं ईरान का, जहां हिजाब से मुक्ति के लिए महिलाओं ने एक क्रांति शुरू कर दी है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर तो उतर रही हैं और हिजाब को हवा में लहराने के साथ साथ जलाती नजर आ रही हैं हिजाब को। इन महिलाओं का गुस्सा महसा अमीनी की मौत को लेकर और बढ़ गया है। महसा अमीनी को हिजाब सही तरीके से न पहनने की वजह से ईरान के धार्मिक पुलिस ने इस कदर पीटा कि उनकी जान चली गई। ईरान में महसा अमीनी नाम की महिला की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही महिलाएं हिजाब हवा में लहराती हुई और जलाती हुई दिख रही हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 22 साल की महसा अमीनी को धार्मिक मामलों की पुलिस ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था। महसा पर आरोप था कि उन्होंने सिर को ढकने के एक सख्त ड्रेस कोड का पालन नहीं किया, यानी हिजाब नहीं पहना, जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया बल्कि जमकर पिटाई भी की, जिससे महसा की मौत हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस महसा को वैन में चढ़ा रही है। इस दौरान उनकी जमकर पिटाई हो रही है। महसा के परिजनों के मुताबिक पिटाई के बाद वो कोमा में चली गई, फिर दम तोड़ दिया। من وقتی اصلا این خبر دیدم صدام داشت میلرزید وقتی صحبت میکردم، چون یکی دو بار واسه خودم هم این اتفاق افتاده بود و داشتم فکر میکردم اگر این اتفاق برای من میافتاد مادر و پدر من چه حسی ممکنه پیدا کنن.
1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद ये कानून बना दिया गया था कि महिलाओं को इस्लामी तरीके से कपड़े पहनने होंगे। इसके बाद ये जरूरी हो गया कि महिलाएं चादर ओढ़ें जो उनके शरीर को ढके रहे, साथ ही हिजाब या बुर्का पहने। हालिया सालों में ईरान में हिजाब की अनिवार्यता को लेकर कई अभियान चलाए गए हैं, लेकिन ईरान की धार्मिक मामलों की पुलिस ने ड्रेस कोड का पालन न करने के आरोपों में कई बार कड़ी कार्रवाई की है, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। महसा अमीनी की पुलिस के हाथों हुई मौत के बाद एक बार फिर महिलाएं हिजाब उतारकर प्रदर्शन कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।